नमस्कार साथियों, जय हिंद। और जैसे कि पिछली बार आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्योरम के बारे में, थ्योरी के बारे में समझा था और उस पे बेस क्वेश्चन करे थे। वहाँ पे एक वर्ड आप पे उठ के आया था जिसका नाम था इंडिपेंडेंट इवेंट। और पिछली बार कंसेप्ट में मैंने बताया भी था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बीच में डिफरेंस क्या है। आज उसी इंडिपेंडेंट इवेंट को शुरू करके बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ मी सार्थक सिंह रावत। हम प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं और आज हम समझेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। तो इंडिपेंडेंट इवेंट मैंने आपको बताया क्या है। देखो, जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होगा, मैं और मेरा दोस्त किसी कंपनी में जॉब के लिए गए, दोनों का इंटरव्यू हुआ, मैं फ़ेल हो गया, मेरा दोस्त पास हो गया, उसे जॉब मिल गई। तो इससे आप क्या समझे, मेरे दोस्त ने ज़्यादा मेहनत करी होगी इसलिए उसे जॉब मिल गई और मैंने कम मेहनत करी होगी इसलिए मुझे जॉब नहीं मिल पाई। मेरे सफल ना होने के पीछे मेरे दोस्त का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था और मेरे दोस्त के सफल होने के पीछे मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसी चीज़ों को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एक्सपेरिमेंट तो एक ही है। एक्सपेरिमेंट यह है कि हम जॉब के सीकर्स हैं, हम जॉब लेने गए, एक सफल हो गया, एक सफल ना हो पाया। ये दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट है। एक के सफल होने की जो डिपेंडेंसी है वो दूसरे पे नहीं है, दूसरे के फेल होने पे नहीं है, और एक के फेल होने की डिपेंडेंसी दूसरे के सफल होने पे नहीं है। दोनों की अपनी मेहनत है, किसी ने कम करी वो फेल हो गया, किसी ने ज़्यादा करी वो पास हो गया, बट एक्सपेरिमेंट एक ही था। जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या हुआ कि हम दोनों, मैं और मेरा दोस्त इंटरव्यू देने गए, दो अलग अलग कंपनी में, एक्सपेरिमेंट अलग हैं, दो अलग अलग कंपनी में गए, हम दोनों ही पास हो गए अपनी अपनी कंपनी में, हम दोनों ही फेल हो गए अपनी अपनी कंपनी में। वो पास हो गया, मैं फेल हो गया, मैं पास हो गया, वो फेल हो गया। ये सब आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर। एक्सपेरिमेंट सेम हो तो इंडिपेंडेंट, एक्सपेरिमेंट्स अलग हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, सिंपल सी बात है। लेट ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए और बी क्या हैं, दो इंडिपेंडेंट क्या हैं, इवेंट्स हैं। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों में कोई कॉमन चीज़ है, हाँ है। क्या है वो कॉमन चीज़, एक्सपेरिमेंट। तो वो बराबर हो जाएगा पी ए इंटू पी बी के। बस यही आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट का क्राइटेरिया होता है कि अगर दो कोई इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितने के बराबर, पी ए इंटू पी बी के बराबर। हालांकि मैं यहाँ आपको बता दूँ, अगर मान लिया जाए ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते, क्या होते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते, तो भैया इनके बीच में कुछ चीज़ कॉमन नहीं थी। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर आती, या आप ये बोल सकते थे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 0 आती, क्योंकि ए और बी के बीच में कुछ चीज़ कॉमन नहीं है, वो एक नल सेट होगा फाई के बराबर। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितने का आ गया, पी ए इंटू पी बी। हालांकि वही बात है, मैं आपको अगर बताते चलूँ कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ए ये बराबर होगा पी ए के, ठीक है, एंड पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी बराबर होगा पी बी के। आप ऐसे भी बोल सकते हो, या इसे आपको, आप जानते ही हो ये कैसे है। मेन बात तो आप यही याद रखना कि पी ए इंटरसेक्शन बी कितने के बराबर होगा, पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा। बाकी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि अगर मैं बताना चाहूँ तो इसको और खोल के ये बता सकते हैं कि सच दैट पी ए बाई बी बराबर होगा पी ए के, प्रोवाइडेड पी बी 0 के बराबर ना हो। यही चीज़ मैं लिखाना चाह रहा था, पर कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। एंड पी बी बाई ए बराबर होगा पी बी के, प्रोवाइडेड पी ए 0 के बराबर ना हो। तो ये चीज़ है, सिंपल सी बात। पी ए बाई बी मतलब बी पहले हो चुका है, ए की निकाल रहे हैं, वो बराबर होगा पी ए के। और पी बी बाई ए मतलब ए पहले हो चुका है और बी की निकाल रहे हैं, वो बराबर होगा पी बी के। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों कैसे इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं समझना है। क्या सर हम इसे 3 के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 3 के लिए एक्सटेंड करोगे तो क्या बनेगा, 3 के लिए आपके बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितने के बराबर, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। बट अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते जो आपने 11th में पढ़ा है तो ये 0 के बराबर आ जाता, कोई इनमें कॉमन चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बच्चों जो आपको समझनी है।
चलिए, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो और क्या करना अब इसमें कुछ क्वेश्चन करे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बस इंडिपेंडेंट इवेंट समझने थे आपको। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट के बीच में अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गया है तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आगे बढ़ जाएं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आप पे, देखिए पहला क्वेश्चन है लेट E1 इवेंट होता है, E1 एंड E2 ये किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर होंगे। E1 एंड E2 बी टू इवेंट्स, E1 और E2 दो इवेंट्स हैं। सच दैट probability of occurrence of E1 is 0.3 and probability of occurrence of union of E1 and E2 is 0.4 and probability of occurrence of E2 is x. Find x such that पहला E1 and E2 are mutually exclusive, E1 E2 क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। और दूसरा इन्होंने बोला E1 एंड E2 जो हों वो इंडिपेंडेंट हो। अब दोनों का ही आपको क्राइटेरिया पता है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो इनका इंटरसेक्शन कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा या 5 के बराबर आएगा। ठीक है, तो वो आप नल सेट मान के चल सकते हैं, उसे ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात यह है कि हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। पहले का हमें बोल रखा है कि E1 और E2 क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हमें एक ही फार्मूला आता है कि प्रोबेबिलिटी दो इवेंट के यूनियन की, E1 यूनियन E2 कितने के बराबर होगी, ये बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और माइनस प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2। यह हमें फार्मूला दोनों में ही लगाना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के क्राइटेरिया में भी लगाना है और इंडिपेंडेंट के क्राइटेरिया में भी लगाना है। अब सिंस पहला क्वेश्चन यह है कि E1 एंड E2 जो हैं कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। E1 और E2 क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। देयरफॉर E1 सेट और E2 सेट के बीच का इंटरेक्शन कितना हुआ, 5 नल सेट हुआ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कितनी हुई, आपकी हुई 0 के बराबर। इसे हम फर्स्ट में डाल देंगे, एक्सक्यूज मी, इसे हम फर्स्ट में डाल देंगे, सॉरी। ठीक है, चलो अब ठीक है, अब सर ठीक है। तो अब हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी E1 यूनियन E2 कितने के बराबर, प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 एंड माइनस प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 बना आपका 0। ये सारी वैल्यूज़ डालिए। प्रोबेबिलिटी E1 यूनियन E2 कितना है, 0.4 है। प्रोबेबिलिटी E1 कितना है, प्रोबेबिलिटी E1 0.3 है एंड प्रोबेबिलिटी E2 x है। x की वैल्यू आप शानदार तरीके से धूम धड़ाके से निकाल सकते हैं। 0.4 माइनस 0.3 मतलब 0.1 के बराबर आ जाएगी। क्लियर है इतना, कितने के बराबर आई बच्चे, 0.1 के बराबर आई। चलिए इसके बाद अब हमें क्या करना है साथियों, अब हमें इन्हें कैसे मान के चलना है, दूसरा करेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मान के चल गया है, अब इसे मिटाएंगे और मान के चलेंगे कि E1 E2 अब क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना होके इंडिपेंडेंट है। तो क्या होगा, सिंस E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, अगर E1 और E2 क्या है, इंडिपेंडेंट है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कितने के बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इसके बराबर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के बराबर होगा। इसे हम डाल देंगे फर्स्ट में। तो देखो देयरफॉर आपका क्या आया, प्रोबेबिलिटी E1 यूनियन E2 बराबर आया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 क्या बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट क्यों आएगा यहाँ, ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। प्रोबेबिलिटी E1 यूनियन E2 आप देखिए कितनी है, 0.4 है। प्रोबेबिलिटी E1 कितनी है, 0.3 है। प्रोबेबिलिटी E2 आपकी x है, प्रोबेबिलिटी E1 कितनी है, 0.3 और प्रोबेबिलिटी E2 कितना है, x है। ये मैं यहाँ पे डॉट बना देता हूँ, आप दिक्कत मत मानना है ना। तो 0.3 इंटू एक्स मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, 0.4 माइनस 0.3 कर देंगे, 0.4 माइनस 0.3 लिखा तो यहाँ पे बचा x माइनस 0.3x। कैन आई से दैट, यस सर। 0.4 माइनस 0.3 कितना हुआ, 0.1 के बराबर हुआ। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए तो पहले से आया 1, दूसरे से आया 0.3, 1 माइनस 0.3 होगा 0.7।
तो इसका मतलब 0.1 बराबर आ गया कितने के बराबर, x कॉमन लिया यहाँ से 1, यहाँ से 0.3, 1 माइनस 0.3 होगा 0.7 और यहाँ पे x है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, 7 को नीचे भेजो तो x की वैल्यू 1/7 आ गई। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E2 व्हेन E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट दैट विल बी 1/7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप पे क्या है बच्चे, इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप पे क्या है। आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहीं पे, क्या देखिए वो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है कि क्वेश्चन है लेट E1 एंड E2 आर टू independent events such that probability of E1 is 0.35 and probability of E1 union E2 is 0.60, then we have to find probability of E2 की probability हमें निकालनी है। Obviously they are independent event, so we can write like, देखिए हम जानते हैं probability E1 यूनियन E2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। नाउ सिंस E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट तो E1 इंटरसेक्शन E2 बन जाएगा PE1 इंटू PE2। ठीक है, जैसे करते हैं इंडिपेंडेंट में, तो प्रोबेबिलिटी E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2। अब प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 हुई माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट थे तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगी PA इंटू PB, वही हमने करा। तो प्रोबेबिलिटी E1 यूनियन E2 कितना आया, 0.60 आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 0.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमें निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 0.35 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमें निकालनी है। तो इसको इधर ले जाइए आप, तो 0.60 माइनस 0.35 बराबर आएगा प्रोबेबिलिटी E2 माइनस 0.35 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये हम पे आ जाएगा 0.60 0.35 मेरे हिसाब से 0.25 आएगा। 5 4 5 10, 3 9 2 5 और 1 6। ठीक है, यहाँ से PE2 कॉमन ले लेंगे बच्चे, PE2 कॉमन लिया तो यहाँ से आएगा 1, वहाँ से आएगा 0.35, तो मेरे हिसाब से 0.65 यहाँ से बचेगा। तो PE2 तो है ही, 1 माइनस 0.35 आया 0.65 और यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इससे ये कैंसिल 25 और उसके नीचे 65 आया। ये आगे कितने के बराबर, प्रोबेबिलिटी E2 के 5 5 जो 25, 5 13 जो 65, 5/13 आपका आंसर आ जाएगा। किसका, प्रोबेबिलिटी E2 का। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5/13 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट चीज़ देखिए आप क्या है, हम पे नेक्स्ट चीज़ है, ध्यान से समझते जाना आप बस क्वेश्चन को, क्वेश्चन की लड़ियाँ आने वाली हैं, मज़ा आ जाएगा तुमको, इतने क्वेश्चंस हम फेंक देंगे तुम्हारी तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, एक कॉइन को 3 बार टॉस करा। लेट E इज द इवेंट दैट द फर्स्ट थ्रो result in head and F is the event that last throw result in tail। ठीक है, now find whether ENF are independent or not, ENF are independent or not। ठीक है, तो फाइंड वेदर मतलब यही हो गया, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो वाइस वर्सा उसे नॉन इंडिपेंडेंट शो करना पड़ेगा, मतलब डिपेंडेंट शो करना पड़ेगा। देखो इंडिपेंडेंट का क्राइटेरिया यही होगा, सिंपल सी बात है, एक पूरा सैम्पल स्पेस होगा, है ना, 3 किसके, कॉइन को टॉस करने का या एक कॉइन को 3 बार टॉस करने का, और उसमें 2 इवेंट हमने निकाले उस एक्सपेरिमेंट से। एक इवेंट है E जिसमें पहला थ्रो हमेशा हेड आए, दूसरे तीसरे में कुछ भी आए बच्चों, और F ये इवेंट है कि लास्ट थ्रो में टेल आए। ठीक है, E और F जो इवेंट हैं इनकी प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन
या सिंपल सी बात, इनकी प्रोबेबिलिटी के जो आउटकम्स हैं क्या वो इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे, ये हमें समझना है। तो इंडिपेंडेंट का क्राइटेरिया ऐसी है कि अगर हम पे दो इवेंट हों प्रोबेबिलिटी ई और एफ, तो उनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बराबर आनी चाहिए पी ई इंटू पी एफ के, पी ई इंटू पी एफ के, इसके बराबर आनी चाहिए। और यही क्राइटेरिया हम शो करके दिखाएंगे। अगर ये क्राइटेरिया शो हो गया तो ये इंडिपेंडेंट है, नहीं तो अगर ये जीरो आ जाता तो ये कैसे होते, नॉन इंडिपेंडेंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाते। ठीक है, ये बात है। हाँ, एक उसका क्राइटेरिया, नॉन इंडिपेंडेंट का एक क्राइटेरिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है ना। तो सिंपल सी बात है, अपन लोगों को ये शो करना है, और ये शो करने के लिए सैम्पल स्पेस सबसे पहले बनाना पड़ेगा। तीन कॉइन को टॉस करो, तो हो सकता है पहले में हेड आए, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड, कुल मिला के कितने आएंगे, एन आएंगे, 2 का क्यूब मतलब 8 के बराबर, 2 का क्यूब मतलब 8 के बराबर। एक कॉइन को टॉस करो तो हेड टेल आता है, 2 कॉइन को टॉस करो तो 4 आउटकम आते हैं, 2 का स्क्वायर, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ऐसे 3 को करेंगे तो 8 आउटकम आएंगे, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। ठीक है, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हो गया, नहीं हुआ, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, और एक आखिरी छूट जाता है हमेशा, 1 2 3 4 5 6 7, एक आखिरी छूट जाएगा, वो क्या होगा, हेड हेड टेल हो गया, हेड टेल हेड हो गया, टेल हेड टेल हो गया, टेल हेड टेल हो गया, हेड टेल टेल हो गया, हेड टेल टेल भी हो गया। अब टेल हेड हेड, टेल हेड हेड हो गया, टेल हेड हेड नहीं हुआ, टेल हेड हेड, तो देखो आउटकम आगे, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल और कहीं नहीं है, हेड टेल हेड एक ही बार है, टेल हेड टेल भी एक ही बार है, टेल टेल हेड भी एक बार है, हेड टेल टेल 2 बार ना आ जाए, हेड टेल टेल, बस ये देख लो, पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में टेल, कहीं और दिख रहा है नहीं, टेल 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 एक ही बार है, टेल हेड हेड कहीं नहीं है, चलो आउटकम आगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितने हैं, 8 है। ठीक है, 2 का क्यूब कितना, 8। नाउ ई इवेंट क्या है, ई वो इवेंट है कि पहला थ्रो हेड आए, बाकी हमें मतलब नहीं है, पहला थ्रो हेड इसमें है, पहला थ्रो हेड इसमें है, पहला थ्रो हेड इसमें है, मतलब पहला कॉइन हेड शो करे वो इसमें है, पहला कॉइन हेड शो करे वो इसमें है, तो इन सबको सेट के अंदर लिख देंगे। तो सबसे पहले कौन है, हेड हेड हेड, फिर है हेड हेड टेल, फिर है हेड टेल हेड, फिर है हेड टेल टेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, कुल मिला के 4 हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ इवेंट मानेंगे, और एफ इवेंट किस चीज़ का इवेंट है, एफ इवेंट इस चीज़ का है कि लास्ट जो थ्रो है वो टेल में आए, तो लास्ट इसमें है टेल, लास्ट इसमें है टेल, लास्ट इसमें है टेल, लास्ट इसमें है टेल, तो कुल मिला के कौन कौन है, पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल, आखिरी में टेल, पहले में टेल, दूसरे में हेड, पहले में टेल से मतलब नहीं, आखिरी में टेल आना चाहिए, ये रहा। फिर हेड टेल टेल में भी ऐसी है, फिर टेल 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 में भी ऐसी है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ भी कितने आए, आप बताओ कितने आए, 4 आए। क्लियर है इतना, ठीक है। तो बच्चों मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना चाहूँगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई अपॉन टोटल इन सैम्पल स्पेस। सेट ई में टोटल एलिमेंट कितने, 4 हैं, सैम्पल स्पेस में कुल मिला के 8 है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई हाफ। क्यों निकाल रहे हो सर, इसके लिए पी ई निकालने के लिए, और पी एफ भी हमने निकाल लिया। तो पी एफ क्या हुआ, पी एफ हुआ हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एफ अपॉन टोटल। सेट एफ में भी कुल मिला के 4 एलिमेंट है, टोटल हैं 8, ये आ गया 1/2 के बराबर। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी राइट हैंड साइड जो हमारी है, राइट हैंड साइड है पी ई इंटू पी एफ, पी ई इंटू पी एफ, पी ई इंटू पी एफ हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है। वो कितनी आ गई, पी ई हमारा हाफ है, पी एफ भी हमारा हाफ है, कुल मिला के आ गई 1/4। तो हम ये याद रखेंगे कि हमारी राइट हैंड साइड कितने के बराबर आ गई, 1/4 के बराबर आ गई। ना लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए सॉरी हमें ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा, पहले वही निकालते हैं। तो फॉर लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले ये देखो, लिखना भी आना चाहिए आपको, 8 आनी चाहिए, है ना, यही तो है नहीं है, इसमें तो लिखना पड़ेगा ई इंटरसेक्शन एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ के सेट में कौन कौन है, ई और एफ में क्या कॉमन है, देखो क्या क्या कॉमन है, हेड टेल हेड, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड हेड टेल, एक तो ये कॉमन है हेड हेड टेल, और क्या कॉमन है, और है कुछ कॉमन, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल भी कॉमन है, और कुछ कॉमन है, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड कहीं नहीं है, हेड 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 भी नहीं है, बस ये 2 ही कॉमन है, एक है हेड हेड टेल और एक है हेड टेल टेल, ये 2 कॉमन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन
सेट ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आप पे आ जाएंगे 2। अब प्रोबेबिलिटी निकालना चाहेंगे ई इंटरसेक्शन एफ की, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन टोटल इन सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ कितने हैं, 2 हैं, और सैम्पल स्पेस में कुल मिला के 8 हैं, 8 है ना, तो ये कितना आ गया 1/4 एंड इट इज़ जस्ट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर ये इंडिपेंडेंट होंगे, कौन, ई और एफ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। यही क्राइटेरिया था, देखो मैंने आपको बताया था और ये प्रूफ भी हो चुका है। क्लियर है इतनी बातें, शाबाश। देख लीजिए आगे बढ़ेंगे, देख लीजिए आगे बढ़ेंगे। बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं, अब चिंता मत करो, बस करने वाले बनो, ठीक है। थैंक यू।